नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के भी कई छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध से छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है। परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर उनके सकुशल होने के बारे में पूछ रहे हैं। मंगलोर क्षेत्र से भी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों के सकुशल वापस लाने की गुहार लगाए जा रहे हैं। मंगलोर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी 6 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जमीर हसन ने बताया कि बेटे से बात हुई, वहां की सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। आपातकालीन स्थिति में बनकर वो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए छात्रों को बता दिया गया है। हॉस्टल में बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं और लगातार उनसे संपर्क हो रहा है। सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल ने आश्वासन दिया कि पीएमओ से लगातार वार्ता की जा रही है। उत्तराखंड के भी सभी छात्रों का सकुशल वापस लाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे हुए थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था, तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी। भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा, उसकी मम्मी को। हिमाचल प्रदेश के धर्म संसद को स्थगित कर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए संतों ने हुंकार भर दी है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने अपने हालात का जिम्मेदार महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारधारा को बताया। डासना मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने घोषणा कर दी है कि वो सर्वानंद घाट छोड़ रहे हैं और घाट छोड़कर पद यात्रा कर दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में गांधी समाधि पर जाकर अपना आमरण अनशन शुरू करेंगे। संतों की तरफ से 27 फरवरी से शुरू होने वाली इस पद यात्रा को लेकर हरिद्वार सहित दूसरे स्थानों से भी संतों का समर्थन लेने की तैयारी चल रही है। मानत नहीं मिल रही, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी, योगी ज्ञाननाथ जी हैं। 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी, इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया, क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है नहीं। तो हम गांधी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करके अपने प्राण देना चाहते हैं, ताकि दुनिया जाने कि हिंदू की क्या दुर्गति और क्या दुर्दशा है। गांधी की प्रतिमा दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ और धीरे धीरे देश भर में ये चर्चा का विषय बनने लगा। कई लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हिजाब विवाद का मुद्दा कर्नाटक कोर्ट में चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में भी बीजेपी विधायक ने विवादित बयानबाजी हिजाब को लेकर की थी। भाजपा विधायक की बयानबाजी के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से इसे केवल राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे गंदी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को आजादी है। इस्लाम में घर से बाहर निकलते वक्त मुस्लिम बच्चे और महिलाओं के लिए पर्दा करना लाजमी है। अन्य धर्म के लोग भी अपने मजहब के मुताबिक हिजाब पहनते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी माहौल की वजह से इस मुद्दे को तूल दे रही हैं। राजनीतिक षड्यंत्र रचाकर अपने आपस के सौहार्द को बिगाड़ने में लगे हैं। मुस्लिम समाज में पर्दे को बड़ा एहतराम दिया गया है। पर्दे में रहने से कई अप्रिय घटनाओं से बचाव किया जा सकता है, ये धर्मगुरुओं की तरफ से कहा गया। इसके बारे में तो ये है कि देखिए, इस्लाम के अंदर क्या गैर मुस्लिम धर्म के अंदर भी पर्दा करना सही है, और चूँकि कुरान में भी है और ख़ास तौर से हमारे इस्लाम धर्म के अंदर हिजाब करना ज़रूरी है, पर्दा। और इसी तरह जो है हमारा संविधान हिंदुस्तान का ये भी हमें इजाज़त देता है कि अपने
हर एक मज़हब वाले को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है और ये हमारा शरई सक़ाफ़ती सब तमाम हुकूक हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इसको पर्दा करें। ये जो कर्नाटक में चल रहा है ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक राजनीतिक और सियासी मुद्दा है, इससे बचना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जैसे कि मौलाना ने कहा कि कुरान में भी हिजाब के बारे में मुतअद्दिद जगह इसका जिक्र आया है और ये हिजाब जो है सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी नज़रें क्या रखें, नीचे रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिजाब है, पर्दा है, ये हया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है कि जिस आदमी के अंदर जितनी हया है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, पर्दा करता है और ये इस्लाम का हुक्म है और कानून ने भी इसकी क्या दी है मुसलमानों को और सभी धर्म। वहीं डोईवाला कोतवाली में सीओ अनिल कुमार शर्मा ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जिसमें मालखाना, रजिस्टर और हथियारों की जांच की गई। इस दौरान सीओ अनिल कुमार ने बताया कि थानों का अर्धवार्षिक निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें पुलिस अधिकारियों की तरफ से समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि थाने की कार्यप्रणाली में तेजी लाई जा सके, साथ ही हथियारों की भी जांच की जा सके। निरीक्षण के दौरान थाना कर्मचारियों ने भी सीओ के सामने अपनी समस्याएं रखी जिसके लिए सीओ अनिल कुमार ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं सीओ शर्मा ने आमजन से कोविड गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करने की अपील की। इस दौरान डोईवाला कोतवाल प्रवीण कोश्यारी और एएसआई विक्रम राज पवार भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सीओ ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान डोईवाला कोतवाली में जहां पर उन्होंने ये कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, इस दौरान में सीओ ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, मालखाने, हथियारों और तमाम जो जानकारी है उसको जुटाया और जो भी समस्याएं वहां पर है, हथियारों की भी जांच की गई। जो भी समस्याएं वहां पर हैं, पुलिस वालों ने वो समस्याएं वहां पर रखी। थाने में जो भी समस्या है उसके समाधान को लेकर जो है तमाम आश्वासन दे दिए गए हैं और जल्द ही इन समस्याओं के समाधान को लेकर भी सीओ की तरफ से ये वादा किया गया है कि जल्द ही समस्याओं का निस्तारण होगा, जल्द ही समस्याओं से निदान लोगों को मिल पाएगा। आपको बता दें मालखाना, रजिस्टर और हथियारों की जांच को लेकर अर्धवार्षिक जो निरीक्षण है वो प्रक्रिया बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जिसकी वजह से आप जो सीओ होते हैं वो थानों में पहुंचकर वहां कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हैं और तमाम तरह की जानकारी वहां पर जुटाते हैं। अगर कोई समस्या वहां पर मिलती है तो उस समस्या के निस्तारण को लेकर आश्वासन भी दिया जाता है और जल्द ही समस्या को सुलझा भी लिया जाता है। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक थाने में वर्ष भर में वार्षिक एवं अर्धवार्षिक मुआयने किए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना डोईवाला पर अर्धवार्षिक निरीक्षण है। इसमें थाने से संबंधित सभी दस्तावेज और आर्मरी, हथियार, भवन, मैस और कर्मचारियों की समस्याएं और अन्य जितने भी यहाँ पर दस्तावेज हैं उनका सत्यापन किया जाता है। इस देश से पुलिस में एक तो प्रोफेशनलिज्म बना रहे और अपडेट रहें सब लोग, और अगर किसी प्रकार की जैसे हथियार है सब लोग और हथियार काम करना बंद कर देगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो इसकी समय समय पे चेकिंग हो जाती है। अब खबर रुड़की से जहां पर एफएम न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल रुड़की के पिरान कलियर में एफएम न्यूज की खबर का असर देखने को मिला जहां स्थित शान ब्रिक फील्ड नाम के एक ईंट भट्टे पर लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाई जा रही थी जिसकी खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। वहीं खबर का संज्ञान लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार ने ईंट भट्टे का निरीक्षण किया। इस दौरान ईंट भट्टे पर प्लास्टिक और रबड़ की चप्पलों के ढेर पाए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार ने भट्टा स्वामी को प्लास्टिक नहीं जलाने की चेतावनी दी जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अब ईंट भट्टे के स्वामी को नोटिस देने की भी तैयारी कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुभाष पवार का कहना है कि ईंट भट्टे पर रबड़ प्लास्टिक जलाने की सूचना मिली थी जिसके बाद उन्होंने निरीक्षण वहां पर किया जिसके दौरान उन्हें भट्टे में प्लास्टिक तो मिली, हालांकि प्लास्टिक जलाने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन भट्टा स्वामी के नाम नोटिस जरूर जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एफएम न्यूज की खबर का असर यहां पर हुआ है। प्रमुखता से हमने इसे जो खबर है उसको दिखाया था कि किस तरीके से ईंट भट्टों पर जो है
प्लास्टिक जलाया जा रहा है, रबड़ जलाई जा रही है, इसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा था। ये पहले ही गाइडलाइंस है कि आप ईंट भट्टों पर प्लास्टिक नहीं जला सकते, रबड़ नहीं जला सकते, लेकिन बावजूद इसके अनदेखी यहाँ पर हो रही थी नियमों की, और इसी को लेकर प्रमुखता से हमने आपको ये खबर दिखाई थी। और अब इस खबर का असर हुआ है जब अधिकारी ने जाकर मौके पर संज्ञान लिया। वहां पर प्लास्टिक मिला है, रबड़ की चप्पलें वहां पर थी। हालांकि सुभाष चंद्र पवार की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर प्लास्टिक जलाए जाने के कोई उन्हें सबूत नहीं मिले, लेकिन अभी भी नोटिस जरूर जारी किया जा रहा है ताकि इस तरीके की जो चेतावनी का उल्लंघन है वो दोबारा से कहीं होता ना दिखाई दे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से निरीक्षण के दौरान अधिकारी को वहां पर ये रबड़ मिली है, प्लास्टिक मिला है। हालांकि जलाने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है और इसी वजह से सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है फिलहाल। लेकिन बड़ी बात ये कि खबर का असर हुआ है और अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। देखिए, वो हमारे पास शिकायत मिली थी। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा मौके का मुआयना किया गया और उसमें जब मौके में हम लोग गए तो पाया गया कि उसमें कुछ अपनी प्रीमाइसेस, मस्की प्रीमाइसेस कुछ मात्रा में प्लास्टिक वगैरह तो है मौजूद, लेकिन जलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा हमारे द्वारा जो अब इसके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है वो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाए। शोकॉज जारी करने के बाद यदि कंप्लायंस नहीं करता है तो उस पर हैवी इन्वायरमेंट कंपल्सन इम्पोज किया जाएगा। ये हमारे द्वारा कार्रवाई प्रस्तावित है। कह रहा हूँ, मैंने कहा हमने मौके का मुआयना किया है और फिर भी यदि दोबारा ये ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ जो भारी भरकम इन्वायरमेंट कंपल्सन जो इम्पोज होना है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के चेक पोस्ट मोहान पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण से रोकथाम की जा सके। लोगों को आरटीपीसीआर जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सल्ट डॉक्टर सौरभ सिंह की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर और अन्य जगहों पर आने वाले लोगों की कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड आरटीपीसीआर यानी कि रैपिड टेस्ट किया, जिसमें 100 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा था उसके बीच लोगों में डर भी बढ़ गया था, लेकिन अब संक्रमण की दर कम होने के साथ ही लोगों ने ढील देना शुरू कर दिया है और इस ढील की वजह से कहीं संक्रमण ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर विभाग की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है। और करीब 100 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए और टेस्ट के बाद ही एंट्री दी गई। इस चेक पोस्ट पर ये एंट्री जो है आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही दी गई। आपको बता दें कि ये चिकित्सा अधिकारी की तरफ से यहाँ पर जो है पूरे अभियान को चलाया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो लोग बाहर से आए थे ताकि किसी में भी अगर कोरोना के लक्षण हो या किसी को कोरोना हो गया है तो उसको पहले से उसकी जानकारी मिल पाए, इस तरीके से ये जांच की गई। करीब 100 जो टेस्ट है वो यहाँ पर आरटीपीसीआर की जाँच यहाँ पर हुई और जाँच होने के बाद ही एंट्री यहाँ पर दी गई है। हमारे वहाँ 100 लोगों की जो है टेस्टिंग होनी है। इसका मेन पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में और लोगों को कोरोना ना हो, तीसरी लहर को देखते हुए और लोगों को भी सेव करा जा सके। बसों में इतनी भीड़ है उस खबर डोईवाला से है, जहां लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में देर रात संदीप सिंह नाम के एक युवक पर 20 से 25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमले में युवक संदीप पूरे तरीके से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक के परिजनों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल प्रवीण कोश्यारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश लाल तप्पड़ पुलिस चौकी इंचार्ज को दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 25 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पीड़ित संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वो लाल थप्पड़ के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के सुपरवाइजर के पद पर काम करता है, लेकिन अचानक रात को 11 बजे नीरज ने उन्हें फोन करके बुलाया और पेट से बांधकर मारपीट शुरू कर दी। गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। इस मारपीट में आपको बता दें कि करीब 25 लोगों ने, अज्ञात लोगों ने यहां पर हमला किया था। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक जो है उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था
और अचानक से वहां पर बुलाकर, फैक्ट्री में काम करता है, अचानक से उसे बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई, उसे बांधा गया, उसके साथ मारपीट की गई और इसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस भी सख्ती से इस पूरे मसले से निपट रही है और तुरंत टीम का गठन करके एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और इनकी तलाश अभी भी जारी है। जो कंपनी में जो लड़का रहता है साथ में, तो उसका मेरे पास में कॉल आया। कॉल आने के बाद उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ पे डेंटल के पास में आ जाओ, तो मैं डेंटल के पास में गया तो वहाँ पे वो मिला नहीं। उसके बाद उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या बात है। मुझे लगा कंपनी जैसे शिफ्ट हमारी छुट्टी है 10 बजे लड़के को, मुझे लगा कि शायद कोई कंपनी का लड़का है, कोई एक्सपायर हो गया, इसलिए मुझे अर्जेंट में बुला रहा है। फिर मैं उसको कॉल किया वहाँ पे, जहाँ पे उसने मुझे पहले फ़ोन किया था कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे वो बंदा मुझे मिला। उसके बाद उसने दूसरी जगह बताई, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कई सारे मतलब कि लोग थे वहाँ पे, कम से कम 15-20 लोग थे। उन्होंने डंडे वगैरह ले रखे थे बहुत सारे, ठीक है। और उससे मतलब मुझे कुछ नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ भी, और बस प्लानिंग के साथ में उन्होंने मतलब मुझे वो कम से कम आधा किलोमीटर तक मेरे को मारते मारते वो घसीटते हुए मारते हुए, फिर खंभे में बोल के पगड़ी मेरी सारी उतार दी, खंभे में से पगड़ी उतार के मेरी खंभे पे बांध के मेरे को बहुत मारा, मतलब पूरे से मारते रहे मेरे को, उसमें बांध के मेरे को बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद मैंने बड़ी उनके सामने रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी कि मैं लोकल बंदा हूँ, यहीं का हूँ, चौकी के पास में मेरा घर है, मुझे क्यों मार रहे हो, कोई मेरा कसूर बताओ, गुनाह बताओ कुछ। उन्होंने कुछ नहीं, मेरी एक बात नहीं सुनी और कहा कि आज तुझे आग लगा के मार देंगे, तेरे को करंट लगा के, तेरे को जला के आग लगा के तेरे को ख़त्म कर देंगे, आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। वहीं देहरादून में मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बुलेट बाइक रोडवेज बस से जा टकराई, जिसमें बुलेट पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल हुए 2 युवकों को एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि मसूरी से देहरादून की ओर जा रही रोडवेज बस और बुलेट बाइक के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें सवार 2 युवक बुरे तरीके से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से देहरादून जिला अस्पताल में लाया गया। उन्होंने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं रोडवेज के बस चालक हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मसूरी देहरादून रोड भट्टा गांव के पास मोड़ पर जो बस है और वो बुलेट बाइक है, वो आपस में टकरा गए थे, जिसमें बुलेट बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों देहरादून में किसी कंपनी में काम करते हैं। अपने कुछ दोस्तों के साथ सुबह देहरादून से मसूरी घूमने आ रहे थे और उन्होंने बताया कि घायल युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोडवेज बस के साथ ये टक्कर हुई थी। बुलेट बाइक पर दोनों युवक सवार थे। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में सिर्फ घायल हुए हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये रही, लेकिन घायल ज़्यादा गंभीर रूप से हुए हैं, इसलिए उनका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, वहां पर इलाज चल रहा है। घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ ये देहरादून से मसूरी आ रहे थे, कंपनी में काम करते हैं। हालांकि अब जब हादसा हो गया है तो परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और पुलिस भी मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के तहत गांव बाड़वाला में गोगा पीर का मंदिर है, जिसको गांव के कुछ लोग कुछ समय पहले तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और कांग्रेस का झंडा भी लहरा रहे थे, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने जांच कराने की बात की थी, लेकिन तहसील प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए जेसीबी मशीन लेकर मंदिर की बाउंड्री को जबरन ढा दिया। आपको बता दें कि विकासनगर की कई ग्राम सभाओं के और बाड़वाला में ग्राम सभा की भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन तहसील प्रशासन और एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे और नायब तहसीलदार जयसिंह की मौजूदगी और तहसील प्रशासन के कर्मचारियों की मौजूदगी में तहसील प्रशासन की ओर से मंदिर की बाउंड्री को तोड़ दिया गया, मेन गेट को भी तोड़ दिया गया। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि काम कांग्रेस की एक छुटभैया नेता का है, जिसकी शय पर तहसील प्रशासन की तरफ से किया गया। जब मीडिया की टीम बाइक लेने के लिए तहसील पहुंची तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी वहां से नदारद मिले।
खबर मसूरी से, जहां मसूरी पालिका परिषद, मसूरी हिलदारी संस्था और किन संस्था के सहयोग से नगर पालिका सभागार में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कूड़ा निस्तारण और गीले कूड़े को कंपोस्ट कर खाद बनाने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मसूरी को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सभी होटल स्वामियों को कंपोस्ट बनाने की जरूरत है, जहां पर गीले कूड़े से खाद बनाई जा सके। मसूरी हिलदारी संस्था के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी को कूड़ा मुक्त किए जाने को लेकर संस्था की ओर से कुछ होटल में गीले कूड़े को इकट्ठा कर कंपोस्ट प्लांट बनाया गया और जो काफी हद तक सफल भी रहा। उन्होंने कहा कि एक होटल में कंपोस्ट प्लांट सफल होने से नगर पालिका परिषद मसूरी को एक ही होटल में करीब 50,000 रुपए की बचत हो रही है और अगर मसूरी के सभी बड़े होटल कंपोस्ट प्लांट लगा दें तो नगर पालिका परिषद को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। मुंबई से आई स्त्री मुक्ति संगठन की सदस्य ज्योति मावसेकर ने बताया कि स्त्री मुक्ति संगठन संस्था पिछले 50 सालों से सफाई व्यवस्था में काम कर रही है और इसी के तहत मसूरी में भी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की गई है। साथ ही उन्हें कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मसूरी में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर सभी लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मसूरी में बहुत सारी होटल्स हैं, 250 से ज़्यादा होटल्स हैं और जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होगी खाने की वो तो अलग ही होगी। तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा, 14 टन कूड़ा है एक मसूरी शहर का और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और वो भी बहुत सारा कूड़ा वही बनाते हैं ऑफकोर्स कूड़ा ज़्यादा। तो इसको अगर खाद बनाएंगे तो आसपास की जो आपकी खेती है उसको भी अच्छी तरह का ऑर्गेनिक कूड़ा मिल सकता है, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कूड़ा बनना चाहिए, ऑर्गेनिक कूड़ा मिलना चाहिए। लेकिन अगर शहरों का जो कूड़ा है वो शहरवासी अगर नेचर को कूड़े के स्वरूप में वापस नहीं दे देंगे तो ये कैसे होगा। तो एक निसर्ग का हमारे ऊपर, नेचर का हमारे ऊपर एक देन है और ये देन हमको लेन है और हमको वापस देना पड़ेगा। और हर एक होटल भी, इसको डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि हर एक नागरिक हो या होटल हो उनको अपना कूड़ा अलग रख के नगर निगम को देना चाहिए। वहाँ से वो या जो कोई संस्था ये करती है तो उनको वो देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात ऐसी हो गई कि 3 साल तक हिलदारी हमारे साथ में जो है स्त्री मुक्ति संगठन जो कि री सिटी के कार्यान्वयन पार्टनर हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, उनके द्वारा आज नगर पालिका के सभागार में एक बैठक का आयोजित किया गया। इस बैठक के दौरान जितने भी होटल्स के लोग थे और जो बल्क जनरेटर थे जिनके वहाँ से 70 से 80 kg जो है गीला कूड़ा निकलता है और वो डायरेक्ट जाता है लैंडफिल के अंदर में, उनको यहाँ पर बुलाया गया था कि कैसे कंपोस्ट आप अपने होटल के अंदर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे बताना चाहेंगे कि मसूरी के अंदर 2 होटल इस वक्त जो है प्रथम है, जैसे अजय होटल और दूसरा विष्णु होटल। इन्होंने अपने वहाँ पे कंपोस्टिंग प्लांट बनाया है और इस कंपोस्ट से उनका कूड़ा जो है डायरेक्ट लैंडफिल पे नहीं जाता है, ना शीशम बाड़ा जाता है, उनके होटल के ही अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है, उससे मैन्योर या खाद बनाई जा रही है। और हमारा भी प्रयास यही है कि ऐसे ही हम होटलों को आगे लेकर के आए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।